गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज हम बात करेंगे निकनेम्स पे। अक्सर हमारे आसपास, हमारी फैमिली में, हमारे कॉलीग्स में होते हैं कुछ ऐसे नाम जो कि बड़े क्यूट से नाम लग रहे होते हैं। आपको क्या बोलते हैं? शेबी? हाँ really? हाँ, मेरे घर वाले बोलते थे मुझे, अब नहीं वैसे बोलते। मैं आपको एक मज़े बात बताती हूँ। Okay. मेरा आधा खानदान जो है वो मुझे मेरे सही नाम से जानता ही नहीं है। क्योंकि बीनी बाज़ कहते औक़ात ये बीनी कहते हैं क्योंकि जो अक्सर होता है ना कि आई थिंक आप लोग रिलेट कर सकते होंगे कि कुछ ऐसे नाम होते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ उनके खानदान में निकनेम से ही बुलाया जाता है। सही बात है। असल नाम अगर कोई ले ले तो आप पे मुड़ के दो दफा देखते हैं, अच्छा ये लोग मुझे जानते हैं, मेरे नाम को जानते हैं। तो लिटरली मुझे सबीन बहुत कम लोग कहते हैं। लाइक अच्छा, मेरी अम्मी कहती हैं मुझे लगता है, और वो भी कभी कभी भी नहीं कह देती हैं, और बस बाकी मुझे पूरा खानदान भी नहीं बोलता। ओके। और कई जगह पर सबीन ऐसे होता है कि वो जो आपका पूरा नाम होता है ना, लोग वो खानदान में भी पूरा नाम लेके बुला रहे होते हैं। It is not just nickname and not just the name, पूरा नाम। मोहम्मद शुएब, भाई ये तो चले इतना बड़ा नाम नहीं है, जैसे चौधरी मोहम्मद शाहजैन अली। ओए होए, नॉर्मली हाँ, ऐसा नहीं होता। कुछ घरों में होता है ऐसे, वो पूरा नाम ले लेते हैं। यस, तो कॉन्शियस होंगे ना अपनी, मतलब वो कहते होंगे कि अगले पिछले सारे नाम लगने चाहिए, अदरवाइज हाँ कबूलियत नहीं होगी। नहीं, आदत की बात है। लेकिन हाँ, जिस तरह निकनेम की बात की है, वो जो निकनेम्स होते हैं लोगों को आसान लग रहा होता है कहना, तो वो नाम ले रहे होते हैं। जैसे कोई बंटी, कोई बबलू, कोई बबली, कोई पिंकी, कोई बेबी। जैसे कहते हैं ना, हर खानदान में बेबी आंटी जरूर होती हैं। एक बेबी बाजी होती हैं, एक गुड़िया बाजी होती हैं। तीसरा नाम कौन सा, कोई इसी तरह का एक होता है खानदान में, या आपके आसपास ना एक नाम ऐसा होता है जो कि लाजमी, तो वो होता है शाहजी। शाहजी, हाँ शाहजी भी बोलते हैं काफी सारे। सही बात है, ऐसी बात है, ऐसे बड़े लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं, होते हैं ना। हाँ, किधर चले जाते हैं? कहीं भी चले जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क चले जाते अच्छा, हैं। अच्छा। कुछ भी, मतलब आप कहते हैं ना कि वो जी शाहजी ये बात कह रहे थे, या जनरली हम देख रहे होते हैं। अच्छा, वो जो गुड़िया बाजी होती हैं अक्सर घर की ना, जो होती हैं वो अक्सर होता है कि अच्छा वो बाहर हैं, वो मुल्क से बाहर होती हैं। बेबी बाजी, आई मीन ये वैसे मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से फेमस होते हैं नाम। सो आपका निकनेम क्या है हम नहीं जानेंगे, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं अक्सर। बट ये नहीं, अगर ऐसा कोई नाम है जो कि लिया जा रहा है तो फिर तो है ना, नाम डिफरेंट है ना। हाँ, अच्छा, मेरे को पता है, मेरी कजन है, अल्लाह देखना रहेगा। मेरी कजन है, इसी बात होती, उनका नाम ना मुझे जब मैं बड़ी हो गई, ओके, मतलब मेरी खाला की बेटी है, बहुत ज्यादा क्लोजनेस नहीं है बट ऑब्वियसली खाला की बेटी है, ठीक है। सो मुझे बड़े होके मुझे पता लगा कि उनका जो असल नाम है वो नाजिया किरण है। सो जो बचपन से हम उनका नाम सुनते आ रहे हैं, मैं और मोहल्ले वालों को तो शायद अभी भी नहीं पता होगा, या ज्यादातर लोगों को उनका असल नाम ये है। अल्लाह, मैंने पूरा नाम असल भी बता दिया। वैसे नाम क्या है? उनको बोलते हैं, निकनेम उनका लेते हैं ममचू। ममचू? ओके, व्हाट डज दैट मीन? आई डोंट नो। ममचू तो सुना था, ये ममचू क्या है? हाउ वुड आई नो? पूछना था ना। मुझे नहीं पता, मुझे काफी अरसे तक लगा कि उनका जो असल नाम ममचू है। असल नाम समझा तुमने? रियली? छोटी थी ना। अच्छा अच्छा, मजाक कर रही हूं, बट ये होता था कि सिर्फ ममचू अगर आप शो, मेरा मतलब नाज़िया साहब अगर आप शो वो नहीं देख रही होंगी, वो नहीं देखती हैं, मुझे पता नहीं, मैंने बोल दिया क्लिप नहीं पहुंचाए, बट मुझे लगता था हमेशा से कि उनका नाम ममचू है, और उनको ना बस ममचू कह के बुलाते हैं। लेकिन जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, मैंने होश संभाला, तो मेरी अम्मी ने एक दफा वैसे ही, आपने होश संभाल लिया? मैंने होश संभाल लिया, तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि उसका नाम नाजिया किरण है। तो मैंने कहा कौन नाजिया किरण? तो कहती है जो ममचू का असल नाम है वो है नाजिया किरण। तो आई मीन आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैंने आज तक नाजिया उनको किसी को कहते हुए नहीं सुना, तो सारे ममचू बोलते हैं। तो ये बड़े यूनिक से कुछ नाम होते हैं जिनकी आपको मतलब समझ नहीं आती। देखिए, ये यूनिक नाम है, लेकिन कुछ बड़े कॉमन होते हैं। हाँ। शानी, नोमी, इस तरह के बड़े कॉमन नाम। बिल्लू, हाँ, नहीं बिल्लू मतलब बोलते हैं, लेकिन हाँ, यस बोल लेते, सही बात। हाँ, ये हम आम जो घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमने तो वो बोला। अच्छा, मेरा कजन है, मैं आपको मजाक बताती हूँ, मेरा कजन है, उसको उसका नाम अहमर है। ओके, उसको ना अल्लाह आज मुझे क्या हो गया। मैंने घर जाना, मुझे लगता है मेरे सारे खानदान वाले मुझे आग कर देंगे। उसका नाम अहमर है ना। ओके, तो उसको उसको एक दफा जॉन्डिस हुआ ना, ओके, यरकान हुआ, तो उसका रंग पीला हो गया। उसका नाम पीलू डाल दिया। मेरी अम्मी ने उसका नाम पीला रख दिया। आज तक उसे आधा खानदान पीला पीला कह के बुलाता।
मेरे ख्याल में उसका बड़ा आपके भाई है। खानदान में आधे नाम आंटी ने सुने, रखे हैं। सुने उसका एक नहीं सारे नहीं रखे मेरी अच्छा। अम्मी ने। ममचू मेरी अम्मी ने नहीं रखा था, मेरी अम्मी ने खुद उसको अडॉप्ट किया कि अच्छा सब ममचू बोलते हैं तो ममचू ही बोलते हैं। अच्छा मेरा एक और कजन है, उससे बड़ा भाई जो है अहमद से, उसका नाम है उमैर। ओके। थोड़ा सा मोटा था वो, थोड़ा सा। बचपन में जो बल्कि बच्चे होते ओके। थे। गोलू मोलू। तो जो उसके दादा थे उसने उसका नाम रख दिया तो ठुल्ला। सो क्या आप लोग सब उसे ठुल्ला कहते हैं? अब हम बड़े हो गए वो भी बड़ा हो गया, लेकिन नाम नहीं बड़ा हुआ। पर बचपन में आज फिर दौड़ा पड़ गया ज़मीन को हंसी का। बचपन में कैसे- अच्छा देखिए, ये होता है, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिससे मुतालिक जब आप उसको प्रोप कर रहे होते हैं कि अच्छा ये नाम कैसे पड़ा, इस पर किस तरीके से बात होना शुरू हो गई, कैसे नाम पक्का हो गया, और वो फिर थ्रू आउट योर लाइफ वो नाम चल रहा होता है। अच्छा, ये आज हमारी जो पूरा बात करने का मकसद था वो ये था कि इसका मकसद भी था। इसका मकसद था ना, नहीं था? इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था कि ऐसे नाम ना रखा करें, जो नाम अम्मा अब्बा ने रखे उसी नाम से पुकारा आई करें। थिंक निकनेम तो प्यार से, प्लीज इग्नोर माय फेस, क्योंकि वो हंस हंस के बाजू का आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो खैर आज जाके ये तो खुशी के आंसू है, मुझे नहीं पता मेरे खानदान वाले मेरे साथ क्या करेंगे और वो दुख के आंसू कब निकलेंगे। तो एनी हाउ मेकअप सारा खराब हो चुका है। बट क्या होता है शुएब के जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो तो ये तो प्यार से नाम रखे हुए होते हैं। हाँ, बट इसमें क्या मुझे ऐसी ये बात लगता है कि नाम निक नेम का मतलब है कि आप नाम बिगाड़ रहे हैं किसी का। नहीं, मुझे ऐसे लगता है। वो नाम नहीं आप बोल रहे ना शुएब। देखिए नहीं, देखिए, अगर उस्मान को आपका आप ना- मानी कह रहे हैं, उस्मान को या शान को आप शानी कह रहे हैं, कुछ इस तरह। नहीं वो different। देखिए कोई या अलग किसी से को जस्ट बिकॉज के वो बुजुर्ग हैं आप शाजी कह देते हैं उनको। नहीं देखिए कुछ चलिए वो तो आप उनकी विजडम की वजह से कहते हैं ना। देखिए कुछ जो आप अलग से नाम रख देते हैं। अब किसी को ठुल्ला कह रहे हैं आप, ये क्या है? दिस इज बॉडी शेमिंग। नहीं नहीं? नॉट, अच्छा, इट्स नॉट। Okay. देखिए मैं ये होता है ना कि आप अगर उस नाम को बिगाड़े एक अलग बात है, आप अलग से प्यार से एक नाम रख दें तो वो नाम बिगाड़ना तो ना ममचू हुआ इज ना। फाइन बिकॉज़ वो बिल्कुल डिफरेंट नाम बिल्कुल है। डिफरेंट है। नाज़ी और ममचू कहाँ मिलते हैं आप? और ठुल्ला ठुल्ला इज ए डिफरेंट नेम। एक उमैर और ठुल्ला तो कोई दूर दूर तक कोई उसका वो नहीं है, नाम होने का। ठीक ऐसा है, ही? चलेंगे। हमने अपनी राय आपके साथ शेयर की। मेरी जाती राय है कि नाम जो रखा जाता है ना, जो अम्मा अब्बा दादा दादी नाना नानी जो भी घर का बड़ा नाम रख रहा होता है वही नाम लेना चाहिए, उसी नाम से पुकारना चाहिए। ये जो निक नेम वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको बिल्कुल मैं डिस्करेज करता हूँ, नहीं होना चाहिए ये। ओके हाँ, अपनी अपनी राय है, देखिए मैं जस्ट गिविंग माय ओपिनियन, नहीं होना चाहिए। जो नाम है उस नाम से पुकारना चाहिए। आप राय दीजिए अपने में, व्हाट्सएप कीजिए, अपनी राय दीजिए इस नाम से मुतालिक। और ऐसा कोई बहुत डिफरेंट नाम अगर आपको भी ऐसा कोई याद है अपने खानदान में जिससे मुतालिक आप भी सोचते रहे कि हमें तो असला नाम मालूम नहीं था, सिर्फ निक नेम मालूम था, तो वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। अभी हम लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे। मुझे पता था। क्या करूं, इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle। हेलो। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle।
हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी ला दो। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैंने जो देगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? पर टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। Extra fizz. Extra taste. स्ट्रॉन्गर पेप्सी। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा सितारों का जहां। ये तन्हाइयाँ, ये परछाइयाँ, यादों का है समा। सितारों का जहां, सितारों का जहां। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द नाइट शो। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ आज द नाइट शो में जनाब खालिद मसूद से। कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं जियाली से। एक इंसान में अगर 25-50% अच्छाइयाँ हैं जो कि मेरे टाइप है, बाकी चीज़ों के साथ बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। घर वालों का क्या रिएक्शन था? अम्मा अब्बा बाकी जो लोग? अब्बा जान को तो बड़ी बाद में पता चला कि मैं शायरी करता हूँ, उसको तो लोगों ने बताया। तो आपने फिर जिया को कैसे चुना? हमारी बोलचाल थी कुछ अरसे से। कभी भी हसद नहीं करना चाहिए। हसद जब आप करते हैं ना, तो पहली बात तो ये है कि आप ये ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लेते हैं कि ये मेरे से बेहतर है। लाइफ देखो, सीखो, लर्न करो, ट्रैवल करो, समझो चीज़ों को, तब जाके आप ग्रो करते हो ना इंसान की। तो बेसिकली ग्रोथ ही है ना सब कुछ। बिल्कुल। हालांकि वो पड़ा हुआ था, हाथ धोकर माहीन के पीछे, मुंह धोकर माहीन जब आई, टुर गया वो समरीन के पीछे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अक्सर जब हम बात करते हैं ना बच्चों की तरबियत की, और हम कहते हैं अब स्कूल में बच्चे का आधा दिन गुजरता है, तो सिर्फ तालीम की बात तो नहीं होनी चाहिए, तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम स्टूडेंट्स का और टीचर्स का रिलेशन अलग से डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये भी बात कर रहे होते हैं कि बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, बट बच्चे की फलाह बहबूद के लिए, उसकी तरबियत के लिए पेरेंट्स का और टीचर्स का आपस में एक अच्छा रिलेशन होना कितना ज़रूरी है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, टीचर्स को पता ही नहीं होता, या लेट्स सपोज अगर पता भी है तो उनको ये नहीं पता कि वो उनके पेरेंट्स तक ये बात कैसे पहुँचाएँ,
या तो बच्चे को डांट दिया जाता है या फिर ये कह दिया जाता है कि अच्छा ये शायद शायद इतने बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे का अलग से मामला है क्योंकि हम तो यहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं। सो बाज़ औक़ात ये जो गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप है, ये बच्चे को कितना मुतासिर करता है, तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ बच्चे चिड़चिड़ापन उनमें आ रहा होता है, कुछ में खुद एतमादी की कमी आ रही होती है, कुछ इतने ब्राइट स्टूडेंट अचानक से बिल्कुल डल हो जाते हैं, कुछ बहुत ही आउटस्पोकन कॉन्फिडेंट बच्चे एकदम से बिल्कुल खामोश और डल हो जाते हैं। ये क्यों होता है, आज हम इसकी रीजंस पर भी बात करेंगे। एंड वेरी राइटली सेड, ये जो पेरेंट्स और टीचर की आपस की कम्युनिकेशन है, जो राबता है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की वेल बीइंग के लिए। आज इस मौजू पे बात करेंगे। एजुकेशनिस्ट हैं, ज़बरदस्त खातून है, जिस तरीके से वो बात करती है, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, फराह हामिद साहिबा। लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया फराह साहिबा। वालिदैन और उस्ताद, जो इनका कनेक्शन है आपस में, जो कि देखिए नॉर्मली बात होती है जो उस्ताद और बच्चे का कनेक्शन, पेरेंट्स और बच्चे का कनेक्शन, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स एंड टीचर्स कनेक्शन, और उसमें उसका जो इम्पैक्ट बच्चों पर आएगा, उनकी तरबियत पर आएगा, उनकी वेलबींग पर आएगा। कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये? देखो, पहले तो मैं बिलीव करती हूँ कि एजुकेशन स्टार्ट्स एट होम। एब्सोल्युटली। अब वो जो फर्स्ट 3 इयर्स हैं, उनमें आप अपने बच्चे को फिजिकली किस तरह से, उसका डाइट कैसा है, उसकी स्लीप कैसी है, उसकी एक्टिविटीज क्या हैं, हैबिट्स कैसी डेवलप हो रही हैं, बिल्कुल, और उसके साथ साथ बच्चे को आप इमोशनली किस तरह से उसके साथ डील करें। उसके बाद वो आता है 3 इयर्स की एज में EC सेंटर में, जो हमारे अर्ली एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर टीचर बच्चे को देखती है और फिर पेरेंट्स दोनों की कनेक्शन होता है। अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अक्सर टीचर्स ये सोचते हैं कि हम तो पढ़ाने के लिए आए हैं, ये हमारा सिलेबस है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि चाइल्ड ऑफ टुडे इज गोइंग टू बी अ मैन ऑफ टुमारो, दिस इज द मैन हु मेक्स द नेशन। अगर हम अपने मुल्क को देखते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारा बच्चा इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है जिसको कैरेक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है, जिसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट, वो बच्चों को टाइम दें। उसके बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है तो पेरेंट्स और टीचर, अगर इनकी आपस में अच्छी कोऑर्डिनेशन है तो आप बच्चे को अच्छी तरह समझकर उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखो, जब बच्चा आता है, एक छोटा बच्चा, तो टीचर को पता चल जाता है। हम अपनी क्लास को उसी वक्त डिवाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा जो है ये ब्रिलियंट है, इसने आगे जाके कुछ बनना है, ये बच्चा है ये वीक है, इसको हमने कुछ बनाना है। तो आपने उस पर वर्किंग करनी होती है। अच्छा, वो सिनेरियो कि टीचर पहले समझता था हम सिर्फ पढ़ाने के लिए आए, अब वो ख़त्म होता जा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में भी, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। बिकॉज मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती रही हूँ, एज अ प्रिंसिपल कॉलेज को रन करती रही हूँ। सो हमने वहाँ पर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए अपना एक वेलबींग सेंटर बनाया। और उसमें साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उम्र रवां एक नया इदारा कह लीजिए जिसने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ज्वाइन किया, उन लोगों ने हमें हेल्प आउट किया। तो इट वाज सच अ लवली रूम जहाँ पर बच्चे क्लासेस से निकल के जाते थे, बिकॉज बच्चा कहना चाहता है, बच्चा बोलना चाहता है। घर में पेरेंट्स अपना बिजी होते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बच्चे को सुनता कोई नहीं है, वो अपना बिजी है, बच्चा अपना बिजी है, तो बच्चे को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि इस तरह के जो वेलबींग रूम्स हैं, वहाँ पर जब बच्चा आके अपने दिल की बात कहता है, फिर पेरेंट्स को बताना, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि अगर आप उन्हें कहते हैं कि योर चाइल्ड नीड्स अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, तो हमारे पेरेंट्स को लगता है कि शायद हमारा बच्चा पागल है, तो ये हमें कह रही है कि साइकेट्रिस्ट को दिखाओ या साइकोलॉजिस्ट को। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके बच्चे को सिर्फ हमारा टाइम चाहिए। कभी कभी वो इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे आप कह रहे थे कि कभी वो चुप हो जाता है, एक ब्रिलियंट बच्चा खामोश हो जाता है, तो उसकी खामोशी को देखने के लिए कि क्यों खामोश है, पेरेंट्स टीचर्स अगर इकट्ठे बैठे उस पर वर्किंग करें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगी। व्हेन आई वाज अ टीचर, तो
मैं एक क्लास थी, उसको मैं लेती नहीं थी, वहाँ पर Okay. एक बच्ची थी, मुझे अब तक उसका नाम याद है, शी वाज हादिया, पता नहीं शायद हादिया देख भी रही हो। Okay. तो एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उसकी मदर ने मुझे आके कहा कि मेरी बच्ची बहुत अच्छा पढ़ती थी और वो बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ रही। तो मैंने घर में उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी टीचर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसने आपका नाम लिया। ओके। मगर आप तो उसे टीच नहीं करती। हाँ। और मुझे ये हुआ कि अगर वो आप उसे टीच करती होती तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती थी। तो आई सेड कि नहीं, मैं इस पे वर्किंग करती हूँ एंड देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमारी उस वक्त जो प्रिंसिपल थी वो भी बहुत अच्छी थी, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की। फिर आई सेड कि जो भी बच्ची का फ्री पीरियड है और मैं भी अगर फ्री हूँ तो मेरे पास आ सकती है। बल्कि फिर मैंने प्रिंसिपल से कहा कि आप इसकी क्लास मुझे दे दें, क्योंकि एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जो पढ़ रहे होते हैं, तो मैं इस बच्ची की क्लास में मैं जाना चाहूँगी। और मैं वहाँ गई और उस बच्ची को हमने सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया, कुछ भी नहीं। हम उसकी कॉपी पे देखते थे वो बुरा काम भी करती थी, हम उसे इग्नोर करते थे, बट द लाइन जो वो अच्छी लिखती थी हम उसको गुड लिखते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे कि ये तुम अच्छा काम कर रही हो। और उसके बाद हमने देखा कि वो बच्ची खुद एक दिन टीचिंग में थी। किसी ने मुझे बताया कि वो टीचर बन चुकी अच्छा है। देखिए, ये कितनी एक खूबसूरत बात है कि आपने अपनी जिम्मेदारी को समझा, क्योंकि अक्सर होता है ना कि मेरी क्लास तक में महदूद हूँ। आपने कहा कि नहीं थी वो मेरी क्लास में, लेकिन मैंने देखा कि उसको मेरी जरूरत है एग्जैक्टली बतौर उस्ताद और मुझे उसको हेल्प आउट करना चाहिए, तो आपने हेल्प आउट किया। अच्छा, अब अगर आप टीचर्स से ये बात कहते हैं ना कि हर पेरेंट्स के साथ आपने एक अलग कनेक्शन बिल्ड करना है बच्चे के हवाले से, सो दैट कम्युनिकेशन गैप ना रहे थ्रू आउट। टीचर्स का ये गिला होता है कि क्लास में अगर इतने बच्चे हैं तो हर बच्चे के पेरेंट के साथ किस तरह से वैसे कनेक्शन बिल्ड किया जाए। तो कोई तरीके आप बता सकती हैं कि कैसे, क्योंकि पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो होती है लेकिन हम सबको पता है कि उसमें टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, बच्चे की पढ़ाई के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो जाती है, लेट्स सपोज 2-4 शिकायतें हों दोनों तरफ से तो वो लगा दी जाती हैं, बट एक्चुअल इश्यूज पे बात नहीं हो रही होती। सो कैसे एक कनेक्शन बिल्ड किया जा सकता है? देखिए, रूटीन में अब हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए। हर टीचर के पास अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर पेरेंट्स कनेक्टेड हैं। आपने पढ़ाई की बात करनी है, आपने मीटिंग के लिए बुलाना है। अब किसी भी, वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपका टाइम लगता है या चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, बट अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और उसको सीरियसली लेते हैं कि हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो इसलिए नहीं बनाया कि होमवर्क डालना है, इस पे हमने बच्चे पे एक एक पे वर्किंग करनी है। बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि हम आए हैं तो कुछ करें। हाँ। तो फिर आपका उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। और बहुत सारे पेरेंट्स भी आपको ऑफ टाइम, मतलब आपका स्कूल नहीं है तब भी आपको कॉल कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप बहुत बढ़ती जा रही है और ग्रुप्स की वजह से हमें पता चलता है। जैसे व्हेन आई वाज अ प्रिंसिपल तो टीचर आके मुझे बताती थी कि इस बच्ची की मदर ने कॉल किया है, वो बता रही है कि बच्ची आजकल फ़ोन बहुत यूज़ कर रही है। सही। अब उन्होंने टीचर को बता दिया, अब हम अलर्ट हो गए कि ये फ़ोन यूज़ कर रही है। लेट्स चेक आउट कि कहीं स्कूल में कोई ऐसी फ्रेंड्स, कोई ऐसा ग्रुप जो इसको अपनी तरफ माइल कर रहा है या इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर हमने देखा, और अजीब सी बात है मगर ये कि हमारे ही ऑफिस में एक बंदा था जिसके साथ उसकी थोड़ी सी रिलेशनशिप डेवलप हो गई, बिकॉज ज़ाहिर है काम करने के लिए जाते हैं। हमने फिर उस वक्त, पहले भी हम मना करते हैं कि ऑफिसेज में बच्चियां ना जाएं, इधर ना मिलें, मगर फिर हमने जिस तरीके से उस पर वर्किंग की और हमने जिस तरीके से बच्ची को भी मतलब सेव किया और किया उससे। हाँ, और फिर उस शख्स को भी हमने बॉयज़ कॉलेज में भेजा कि ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह से आप अगर अलर्ट रहें और पेरेंट्स की भी, अगर वो पेरेंट हमें ना बताती तो हमें शायद पता भी ना चलता। बट ये कि हमारा ये जो कोऑर्डिनेशन था और जो हमारी कोऑपरेशन थी आपस में, दे वर वेरी थैंकफुल कि भाई आपने इतना हेल्प आउट किया, आपने फाइंड आउट किया। तो ये मेरे ख्याल में अगर आपके दिल में एक जज्बा हो ना, टीचर एक टीचर नहीं होता, वो एक किताब नहीं होती, वो बल्कि पूरी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। वो बच्चों के लिए एक ऐसी चीज़ होती है जैसे एक माँ होती है घर में जो हर वक्त उस पर नज़र रखती है, और टीचर भी ऐसी होती है। वो जैसे हम बचपन में सुना करते थे, हमारे बड़े कहा करते थे कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की नज़र से। तो वो टीचर शेर होती है, हम देखते हैं उसी तरह से। बट कोशिश हमारी ये होती है कि बच्चा भी इमोशनली डिस्टर्ब ना हो जाए,
बच्चे को हम ये ना शो करें कि तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी तो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो सज़ा को रोकना है, मोहब्बत से, ठीक प्यार करना से, है, इशू को फिक्स करना है बेसिकली। Exactly. फरसा पे जो अभी आपने मिसाल दी ना, ज़ाहिर है थोड़ा सेंसिटिव सा वो टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी इस पे कमेंट ज़रूर दूंगा। हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा और बच्ची दोनों ऑफ कोर्स किसी भी ऐसे सिचुएशन में ना चले जाएं जहाँ पे वो वल्नरेबल हों और वहाँ पर उनके किसी भी एक वीक मोमेंट से कोई फ़ायदा उठाए। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई स्टाफ मेंबर, गार्ड, कोई भी हो सकता है। क्योंकि देखें समहाउ कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से कोई ना कोई कमी कोताही आ रही है जिसकी वजह से वो एक गैप क्रिएट हो जिसमें किसी ने फ़ायदा उठा लिया है। अब वो जो फ़ायदा कोई उठा रहा है उसे हम कैसे रोकें, ये इस पे प्लीज़ गाइड कीजिएगा। बिकॉज देखें बहुत से बच्चे हैं जो कि इसी तरह से हमारे सामने आ जाते हैं, गलत हाथों में चले जाते हैं। एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली पता है, इसके लिए ना एक तो पेरेंट्स को पहले बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बच्चों की, जब आप बच्चों को समझा रहे होते हैं, उन बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं बड़े होंगे तो खुद समझ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको एक एज में बच्चों को गाइडलाइन देनी होती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान करा दें तो वो अपने आप को बचा लेते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे क्योंकि मुझे जो फील होता है पर्सनली कि हमने अब जो मोबाइल जो है ना, एक टेलीफोन, एक मोबाइल जो बच्चों को फ्रीली दे दिया है, स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि वो इसको लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जबकि बच्चे उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और उस एंटरटेनमेंट में हर चीज़ ओपन है, सोशल मीडिया आपने देखा है, बहुत सारे बच्चे गलत राहों पे भी चले जाते हैं। हमारे ड्रामर्स हैं, एप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं देख रहे। एग्जैक्टली वो हर बच्चा बैठ के ड्रामा देख रहा है। भी बच्चों के अपने प्रोग्राम होने चाहिए। बच्चा क्यों ड्रामा देख रहा है? ड्रामे में दिखा रहे हैं एक लड़की बड़े स्टाइल मार रही है, को उसकी हर इंसान को तारीफ पसंद होती है। तो अगर कोई उसके एवं उसको यूज़ करने के लिए भी उसकी तारीफ कर देता है तो वो बच्चे जो हैं वो इस वहम में पड़ जाते हैं कि वाकई में हमारे साथ तो उस ड्रामे की तरह हो रहा है। तो ये चीज़ें, ये ड्रामास, ये जो हमारी हैं, ये बच्चों को एजुकेट करने के लिए भी बनाने चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि हर चैनल को चाहिए कि एक चिल्ड्रन प्रोग्राम्स या बच्चों के लिए कोई चैनल, बच्चों के ड्रामों का चैनल शुरू कर दें, बच्चों के लिए बनाएं ताकि हम बच्चों को गाइड कर सकें। हम वर्कशॉप्स करते हैं, जैसे हम लोगों ने मिनिस्ट्री में शुरू किया कि हम वर्कशॉप करेंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गया था ड्रग्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि कोई उनको अगर तारीफ़ कर देता है तो उसकी तरफ खिंचने लगते हैं। हमने फिर लड़कियों के लिए अलग वर्कशॉप्स, बॉयज़ के लिए अलग वर्कशॉप्स, इनकी ग्रूमिंग, इनकी, और इसके अलावा कैमरा हमें बहुत हेल्प करता है। कैमरास हम लोगों ने सब प्रिंसिपल्स में, इंस्टीट्यूट्स में कैमरास लगाए हुए ताकि हम हर एक्टिविटी को मॉनिटर करें। देखिए अच्छा बुरा वक्त तो किसी के साथ भी आ जा सकता है, मगर ये कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल होनी चाहिए। बच्चे को हमने, अगर हम बच्चे को शुरू से पहचान करवा दें अच्छे बुरे की तो फिर हम बच सकते हैं। जैसे अब छोटे बच्चों के साथ जैसे हम बहुत सारे ऐसे केसेस सुन रहे हैं रूटीन में, स्कूल्स में नहीं, बाहर हो रहा है कि बच्चियों के साथ जुल्म हो गया, ये हो गया। तो हम अब इसी सेंटर में इतने से बच्चे होते हैं 3 to 4 ईयर, हम उनको भी गाइड करते हैं। कोई टच करे तो हमें बताना, कोई बात करे तो हमें बताना। तो वो सिर्फ यही हमें नज़र आता है कि इन बच्चों को हम गाइडलाइन भी दें और साथ साथ हम इन पे नज़र भी रखें, तो तभी हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आजकल स्कूल की अगर मैं बात करूं, बच्चों को एक्सपोजर बहुत सारी चीज़ों का हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बच्ची से बात करी थी, शी इज़ अंडर 10 एंड उसको ये बात पता थी कि मेरे स्कूल में फलानी बच्ची जो है वो वेप लेके आती है, वो वेप करती है। और मैंने टीचर्स को बताया और फिर वो काफ़ी सारे, वो पूरा एक एक ग्रुप पकड़ा और फिर उन बच्चों को निकाल दिया गया। आई मीन 10 साल से कम उम्र बच्चे। आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि ये टीनेजर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो चलें वो एक बात है कि उनको एक्सपोजर इस चीज़ का, बट अंडर 10। अब हम जरा ब्रेक पे भी जाएंगे, लेकिन ब्रेक
सब पेरेंट्स भी नोट कर लेते हैं। देखो ये कहना कि हमें पता ही नहीं चला और ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको फील हो रही होती हैं कि चेंजेस आ रहे हैं बच्चे में, और आ जाते हैं। आप विद टाइम वही वाली बात, कंपनी की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, कभी कभी बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि हम लोगों ने एक बच्चे पे ना बहुत प्रेशर डाला हुआ है, मार्क्स। यस। जब बच्चा घर आता है एग्ज़ाम्स के बाद तो पेरेंट्स पूछते हैं जी कितने मार्क्स आए। कभी आपने बच्चों से पूछा जब वो क्लासरूम से घर जाते हैं कि व्हाट हैव यू लर्नड? बताओ पढ़ा क्या, सीखा क्या? ये होना चाहिए सवाल। एग्जैक्टली जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे को पता होगा मैं स्कूल सीखने के लिए जाता हूँ, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि आप उसी में। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं कि मम्मा चाहती हैं मैं 100 आउट ऑफ 100 लूँ, मैं फुल मार्क्स लूँ, मैं सिर्फ पढ़ूँगी। तो वो बच्चों की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, बच्चों की जो एक कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर जाते हैं। तो आप, हर बच्चा डिफरेंट होता है, और मैं तो हमेशा ये समझती हूँ कि हर बच्चे के अंदर एक ब्रिलियंट बच्चा जो है ना वो उसके ब्रेन में लॉक्ड होता है। आपके पास की होनी चाहिए, हर बच्चे को आप अनलॉक करें और फिर देखें कि वो बच्चा कहाँ से कहाँ जाता है। तो पेरेंट्स इसमें अगर केयर करें और टीचर्स भी करें, दोनों मिल के करें, तो हर बच्चा आगे जा सकता है। अच्छा, आज भी लेकिन हम ये देखते हैं फराज साहब, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, अब देखें है तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग, लेकिन यूजुअली मोस्टली ये हो रहा होता है कि वो सिर्फ एक वे कम्युनिकेशन का है कि जिसमें टीचर्स पेरेंट्स को बता रहे हैं ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये इशू, राइटिंग, स्पीकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, व्हाटएवर। पेरेंट्स से नहीं सुना जा रहा होता। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है कि जिसमें पेरेंट्स को भी सुना जाता है? एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा हम लोग अब मतलब जो भी काम कर रहे होते हैं कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग सिर्फ सिलेबस के हवाले से या रिजल्ट्स के हवाले से वो अलग होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने उम्र रवा के थ्रू बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट पे काम किया है, तो वो हम ये करते हैं कि जब हमने इस तरह बनाया कि जब पेरेंट टीचर मीटिंग है तो उससे पहले हाफ एन आवर पेरेंट्स आ जाएं, तो हम उनके साथ डिस्कशन, बच्चों की किस तरह से हमने उनकी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, किस तरह से उनका कैरेक्टर बिल्ड करना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक दिन के बजाय आप दो दिन पे कम से कम लेकर जाएं, आप ले जा सकते so that आप टाइम दे सकें ज़्यादा। मसला ये होता है कभी कभी पेरेंट्स जो जॉब करते हैं उनको मुश्किल लगता है, तो हमने इसीलिए ये किया हाफ एन आवर पहले आ जाए, हम आपके साथ वो डिस्कशन कर ले, उसके बाद आप अपने रिजल्ट की तरफ। तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, वो बहुत अच्छा। कुछ स्कूल्स ने तो ये भी किया कि स्लॉट देना शुरू कर दिया कि अच्छा ये स्पेसिफिक स्लॉट है आपका 15 मिनट का जो भी, तो अगर पेरेंट्स उसमें जाएं तो वो टाइम देते हैं। पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और उस वो जो हाफ एन आवर का स्लॉट है उसमें मैंने देखा कि पेरेंट्स अपने बच्चों की बहुत सारी बातें, क्योंकि बच्चे वहाँ नहीं होते, सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स, ये भी जरूरी है, बच्चों को मत लेकर जाएं। हाँ, ना ले जाएं, उनको हम बाहर ग्राउंड में या फिर उनका जो हमने एक उनका प्ले एरिया बनाया हुआ होता है, हम उनको माइंड गेम जोन हमने बनाए हुए हैं स्कूल्स में। अगर आपने अब गवर्नमेंट स्कूल्स विजिट किए हो तो हमारे पास माइंड गेम जोन्स हैं, हमारे पास पूरे अपने जिम हैं, हमने सारे बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज इक्विप्ड स्कूल है माशाल्लाह जी। तो बच्चे उधर चले जाते हैं, पेरेंट्स इधर आ जाते हैं, उसमें पेरेंट्स आसानी के साथ जो उनके दिल में होता है कि हमारा बच्चा इस तरह करता है जो बच्चे के सामने नहीं कह सकते, वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी है, और जिस तरह से जिम्मेदारी की बात है तो जिम्मेदारी दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी और टीचर्स की जिम्मेदारी भी, सो दैट बच्चे की तरबियत की जा सकती है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि तालीम तो है, तो हर स्कूल पढ़ा रहा है, लेकिन किस तरह से बच्चे को ग्रूम कराना है, किस तरह से उसको ग्रो कराना है, ये बहुत डिपेंड करता है हर चीज़ के ऊपर। बहुत शुक्रिया फराज साहिबा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त मेरा ख्याल है डिस्कशन रीड थ्रू आउट, स्पेशली इस ड्यूरेशन में जहाँ पर बच्चे की अभी समर वेकेशन से और बच्चों के पेरेंट्स के पास भी बहुत वक्त है बच्चों के लिए, और यकीनन बच्चों के पास भी वक्त है पेरेंट्स के लिए। अब जाहिर है बच्चे तो समहाउ ज़्यादा खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं, वो अपना टाइम उस तरह से यूटिलाइज करते हैं, लेकिन हाँ जिम्मेदारी है पेरेंट्स की बिलखुसूस समर वेकेशंस में कि कैसे वो जो इस वक्त की ब्रेक है उससे आपने यूटिलाइज करना है बच्चे की वेलबींग के लिए। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएँ। आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कुछ बात की थी, लेकिन ये जो बात होती है ना कि ज़िंदगी गुजर जाती है, सबकी गुजर जानी है, हम सब इस दुनिया में आए हैं, गुजर जानी हमारी ज़िंदगी।
व्हाट मैटर इज कि वो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, वो ज़िंदगी हम कैसे गुजारेंगे, उस ज़िंदगी में हम क्या करेंगे, ये बहुत मैटर करता है जिंदगी हर का लेवल मकसद में। समझना बहुत इम्पोर्टेंट है Yes. शुएब। अक्सर हम कहते हैं कि हम बस आ गए ज़िंदगी में और मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे दरमियान या गुजर गए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश किया और इंसानियत की खिदमत की, जिनमें सर फहरिस्त जो नाम आता है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, पूरी दुनिया में, वो हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब। So, आज तुम याद बेहिसाब आए। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी ला दो। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैंने जो देगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। फ्रॉम नेस्ले। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर, नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। हेलो। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेल कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। जी मैं वर्थ एकेडमी के लायक हूँ। तुम भूल गए हो कि हम इस लाइफ प्लान के मुताबिक चलने वाले थे। सब ठीक है ना बेटा? जी वो सब ठीक चल रहा है। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। क्लाइमेट चेंज बात कर करके हमें थकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और सुन सुन के भी हमें थकना नहीं चाहिए कि इस बारे में ज़्यादा बात होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों पर इसका असर बहुत ज़्यादा होता हमें दिखाई दे रहा है। मैं शोएब, आप अक्सर होता है ना कि आप वेदर प्रेडिक्शन देख रहे होते हैं, ऑनेस्टली वो भी अब एक तरह से आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तो वो आप प्रिडिक्शन नहीं देख रहे होते, आप नहीं कर पा रहे होते। सुबह कुछ और मौसम है, दिन को कुछ और मौसम है, रात को कुछ और मौसम है, आप अपनी जिंदगी अकॉर्डिंगली प्लान ही नहीं कर पा रहे होते। इतनी तेजी से मौसमियाती तब्दीली असरअंदाज हो रही है, कितना ज़रूरी है कि इस बारे में बात की जाए। अच्छा, हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि इकॉनमी पे इसका फ़र्क आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इससे तबाह हो रहा है, माहौल इससे ख़राब हो रहा है, सेहत की जब हम बात कर रहे होते हैं वो मुतासिर हो रही है, लेकिन शायद हम इस बारे में बात नहीं करते कि मौसमियाती तब्दीली किस तरह से मेंटल हेल्थ क्राइसिस कॉज कर रही है, कैसे जहनी सेहत को मुतासर कर रही है। और जब जहनी सेहत को मुतासर करने की बात आती है तो हमारे बच्चे और ख़वातीन वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक किसी भी कुदरती आफत के नतीजे में बच्चे और ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में 14% ज़्यादा मुतासर होते हैं। इवन जो डेथ्स हैं वो भी ऐसे हैं कि इसमें 14% ख़वातीन और बच्चों की तादाद उसमें ज़्यादा होती है मर्दों के मुकाबले में। आज इस मौजू पे बात भी हमें करनी है कि जब इस पर ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है, काम भी हो रहा है, कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, हम उसमें किस हद तक काम कर पाए हैं, और हर शख्स का जो इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी उस पर हम बात भी करेंगे। फ़रहीन अलास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो तरबियत भी करती हैं, मीडिया लिटरेसी और माहौलियाती आगाही फराहम कर रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। फ़रहीन साहिबा, ये जो हम कहते हैं ना कि मौसमी तब्दीली और इंसानी सेहत, तो वो ज़रा फिज़िकल हेल्थ भी है, वो मेंटल हेल्थ भी है, इस पे कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है वो बिलखुसूस ख़वातीन को और बच्चों को? इसमें अभी भी अगर हम ओवरऑल देखें तो अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। और पहली बात ये कि जो बच्चे और ख़वातीन की हम बात करते हैं तो वो ज़्यादा दही इलाकों के या ऐसे इलाके जहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है या कोस्टल बेल्ट हो गई, वो वहाँ पे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि अवेयरनेस अभी भी नहीं है। हम कहते हैं मोस्टली कि क्लाइमेट इन्वायरमेंट का इशू है, बट अब ऐसा नहीं है। क्लाइमेट जो है वो हेल्थ का भी इशू है, मेंटल हेल्थ का भी इशू है। बट मेंटल हेल्थ के ऊपर हम कहते हैं कि इट्स ओके, ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, कराची की जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे जब ख़वातीन से खुद हमने जाके जो है वो डिस्कशन की तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हमारे घर में जो है झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों है? हमें गुस्सा आ जाता है, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो अच्छा, उनको नहीं पता था कि क्यों आ रहा है। जब हमने उनसे डिस्कशन की तो हाँ, हमें बर्डन है, हमारे जो मेल हैं उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है फिशिंग के लिए, सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं, बच्चों की भी, हमने घर का ख्याल भी रखना है, हमने बच्चों को भी देखना है। फिर पानी एक बहुत बड़ा इशू है क्लाइमेट का, शॉर्टेज है वाटर की, तो उनको बहुत मीलों दूर जाना पड़ता है। तो ये सारे इशूज़ को जब हमने डिस्कस किया तब उन्होंने कहा, रियलाइज़ किया कि हाँ हमें एंजाइटी है। मतलब उनके लिए तो ये टर्म बिल्कुल न्यू है कि एंजाइटी क्या होती है, बट ये चीज़ें हैं जो कि लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। इवन शहरों में भी लोग कहते हैं नहीं ये क्या होता है, एंजाइटी नहीं, इट्स नॉर्मल, बट दैट्स नॉट नॉर्मल। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। बिल्कुल। बच्चे किस तरह से मुतासर हो रहे हैं? बच्चे इस तरह से मुतासर ज़्यादा हो रहे हैं कि जो मदर का जो स्ट्रेस होता है वो मोस्टली बच्चों के ऊपर निकलता है। सही। जब बच्चे, तो वही बच्चा क्या है, बच्चा वो चीज़ सीखता है, उसमें एग्रेशन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर हीट वेव्स है फॉर एग्जाम्पल, तो गर्मी, बच्चा वैसे भी नॉर्मली हमारी एक अडल्ट की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है बच्चे की वैसे भी कम होती है। फिर उसमें अगर बच्चे की मदर का भी जो स्ट्रेस बच्चे पे ही उतरता है, जो कॉमन एग्जांपल आपको दे रही हूँ, तो उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। आप देखें तो आपको अक्सर बच्चे बहुत मतलब एग्रेसिव नज़र आएंगे, छोटी छोटी बातों पे जवाब देना, उसी चीज़ को जो फॉलो करना। फिर ADHD अगर आप सुन रहे हो कि बहुत हाइपर एक्टिव है हमारा बच्चा, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। मदर पे क्लाइमेट या मौसमाती तब्दीली आप कहने, अगर वो सिर्फ घर में है, घर के काम देखती है, किचन में काम कर रही है, तो उसके लिए वेदर पैटर्न जो मुख्तलिफ है। अगर हम 40 डिग्री बाहर फेस कर रहे हैं तो वो किचन में से आप 10 सेंटीग्रेड ऊपर चले जाएं, सही, वो फेस कर रही है, तो फिर उसका एग्रेशन कहाँ जाता है, वो मोस्टली जो है वो बच्चों पे छोटी छोटी बातों पे निकल रहा होता है। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि जब कोई डिज़ास्टर आता है तो उसमें मर्द हजरात फिज़िकल स्ट्रेंथ होने की वजह से नेचुरली या उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो दे नो कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को बचाना है या
ऑब्वियसली दे ट्राई देयर बेस्ट कि अपनी फैमिली को भी वो सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो अपने आप को कहीं ना कहीं वो सेव कर लेते होते हैं। जैसे आपने डेथ्स की बात की, 14% ज़्यादा है औरतों और बच्चों का जो डेथ रेट है एज़ कम्पेयर टू मेन जब भी कोई डिज़ास्टर आता है। सो कितना इम्पॉर्टेंट है ये कि कुछ ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाएँ, वो सोशल मीडिया के थ्रू हों, जिसमें बेसिक स्किल्स सिखाई जा रही हों कि बच्चे और ख़वातीन अपने आप को सेव कर सकते हों। इज़ इट पॉसिबल, किस किस लेवल पे? क्योंकि हम जिन इलाकों की बात करें वहाँ पे शायद अभी तक सोशल मीडिया की भी उस तरह से रसाई नहीं है, तो क्या टीम्स बननी चाहिए जो वहाँ जाकर, अब क्योंकि दिस इज़ द रियलिटी जिसमें हम रह रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हम हर साल देखते हैं, माफ़ करे, बड़ा अफसोस होता है कहते हुए कि कितनी ज़िंदगियां हम ज़ाया होते देखते हैं, क्योंकि डिज़ास्टर हम सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। क्या किया जाए इस हवाले से? देखिए, इसके लिए बेसिकली कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर जो ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया वो मिलके अगर टीम्स बना के वहाँ जाए, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर भी रही हैं, बट हाईलाइट नहीं किया जाता। हमारा एक ही भी प्रॉब्लम है। जिन एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, अगर लास्ट ईयर जो फ्लड आया था तो उसमें हमारे साथियों ने हमें बताया था, जिन्होंने कवर किया था, कि ख़वातीन तक रसाई ही नहीं करने होती है हमारी, उनके मर्द हजरात जाने ही नहीं देते, और ख़वातीन भी बहुत अवॉइड करती हैं बात करने को। तो वहाँ पे पहले तो आप काउंसलिंग की ज़रूरत है, सबसे बड़ी चीज़ वो होगी, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकली कुछ कर सकेंगे। लेकिन कुछ अवेयरनेस अभी है, जैसे कि सरगोदा वगैरह की साइड पे बड़ी अच्छी ट्रेनिंग जिस वक्त चल रही है। ख़वातीन जो किसान हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग डिवाइस के थ्रू सिखाया जा रहा है कि वेदर पैटर्न्स को देखते हुए आप अपनी क्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं, आपकी क्रॉपी कल्टीवेशन आप किस वक्त करेंगे किस वक्त नहीं। तो इस तरह की भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बट इसमें मजीद काम करने की जरूरत है, मैस स्केल पे होने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा ना, कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है इसकी। देही इलाकों की ख़वातीन और शहरी इलाकों की ख़वातीन, ज़रा दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। क्या ज़्यादा चैलेंजेस देही इलाकों की ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखिए शहरों में कहीं ना कहीं हमें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, एसी भी हमारे पास होते हैं, नहीं तो रूम कूलर्स कॉमन है, बट वहाँ पे अगर लोड शेडिंग के दौरान आप देखें तो पूरे पूरे दिन लाइट चली जाती है। कुछ लोगों ने सोलर्स बिल्कुल लगाए, लेकिन हर कोई अभी भी इस काबिल नहीं है कि वो सोलर्स को यूज़ कर सके। दूसरा, वहाँ की जो ख़वातीन हैं उन पर डबल जिम्मेदारी होती है, मतलब हर घर में मवेशी हैं, उन्होंने उसकी भी देखभाल करनी है, पानी भी लेकर आना है, उसके अलावा किचन का काम है, घर की जिम्मेदारी, तो उनके लिए डबल हो गए हैं चैलेंजेस। फिर अगर सैलाब आ जाता है या हीट वेव, जब कोई भी ऐसा इशू आता है, तो ख़वातीन के लिए देही इलाकों में डबल चैलेंजेस हैं इस लिहाज से। हेल्थ वाइज क्या देही इलाकों की ख़वातीन की हेल्थ बेहतर है या कि शहरी इलाकों में रहने वाली ख़वातीन की हेल्थ, वो चाहे फिजिकल हेल्थ है चाहे मेंटल हेल्थ है? तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो शहरी ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस होती हैं इस हवाले से, अपनी हेल्थ तो के ख्याल हवाले रख से, लेती हैं। हाँ, और मेंटल हेल्थ के हवाले से भी, बट देही ख़वातीन अपने ऊपर इतने फोकस नहीं करती। डोंट यू थिंक खुराक का भी बड़ा फ़र्क होता है कि देही इलाकों में जो खुराक है वो खालिस होती है, और शहरी इलाकों में खुराक उस तरह से हमें नहीं मिल रही होती है। तो शायद ये भी फ़र्क होता है कि डाइट बेशक कम हो, लेकिन वो एक खालिस डाइट है जो वो ले रही हैं, तो इस वजह से उनकी हेल्थ बेहतर हो देही इलाकों की। नहीं, बैलेंस्ड डाइट ज़रूरी है ना खालिस के साथ। देही इलाकों में आपको ओवरवेट के इश्यूज मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि प्रेगनेंसी के दौरान भी उनको फैसिलिटीज़ नहीं होती जो शहरी इलाकों में है। मतलब एक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसी हैं, अब मतलब कि अपना ख्याल रखें, लेकिन बहुत कम अपना ख्याल रखना नहीं होता। मतलब हम खालिस मज़ा ले रहे हैं तो क्वांटिटी पे फोकस नहीं होता, मतलब एक बैलेंस डाइट नहीं होती। हम औरतों का यही एक, मैं इसको मसला ही कहूँगी कि सबका ख्याल रखती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती। घर में अगर माँ बीमार है तो उसने उठ के बच्चों को खाना देना ही है, ना कि ये कि बच्चे या घर का कोई और औरत ने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया ना, नहीं किया, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज सिखाया ही नहीं गया, कभी सिखाया ही नहीं गया। आप देखें, छोटी बच्ची आपके घर में बच्ची पैदा होती है, पैदा होने तक अभी उस बच्ची को शायद समझ भी नहीं है इस चीज़ की कि क्या है ज़िंदगी, वो समझ रही है, एक डेवलपमेंट हो रही है ना, डेवलपिंग एज है, उसमें भी बच्चे को बताया जा रहा होता है कि अच्छा भाई को पानी दे दो, ऐसे होना चाहिए लड़की को, वैसे होना चाहिए लड़की को। तो कहीं ना कहीं हम बड़ा लैक करते हैं अपनी बच्चियों की तरबियत में, बड़ा फर्क है, बड़ा गैप है। सिर्फ बच्चियों की नहीं, लड़कों की तरबियत में भी बहुत गैप है। उनको सिखाया नहीं जाता कि आपने किचन का काम भी करना है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अगर 1% आप देखें तो अब जो मिलेनियल फादर्स हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं
और जेन जी तो शुक्र अल्लाह का वैसे हाँ, भी उनको तो अच्छा लेकिन मसला यहाँ पे आता है वो जो बड़े होते हैं ना, वो फिर भी वही बात कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं वो बहन है ना या वो भाई है, वो तो उसकी ये रोल है, उसकी ये अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ शोएब, मुझे नहीं पता शायद आप भी शायद एग्री करें इस बात से, बाकी मर्द भी एग्री करें, मुझे ऐसा लगता है कि 80% मर्द जो हैं वो अपनी बेगमात को किचन में हेल्प आउट करना चाहते हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं कर पा रहे होते कि घर के जो बड़े हैं वो उनका मजाक उड़ाएंगे। ये भी एक सोचने की बात है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में आ रहा होता है कि चलो ओकेजनली सही कि वो किचन में जाएं, कटिंग में हेल्प कर दें या कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है अम्मी ये कह देंगी कि ये तो किचन में जाता है, जिसके बारे में बात होगी। आज भी उनके जो ईगो है ना वो बताया जा रहा था कि कहीं ईगो हर्ट ना हो जाए। सो मैं हमेशा ये ब्लेम नहीं करूंगी कि अच्छा मर्दों को ही एहसास नहीं है इस चीज़ का, बाज़ औक़ात हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो भी एक बहुत गलत रोल प्ले कर रहे होते हैं इसमें कि वो इनकरेज नहीं कर रहे होते इस प्रैक्टिस को, वो डिस्करेज कर रहे होते हैं और अक्सर किचन में जाएं तो वो क्या औरतों वाले काम कर रहे हो। और मैं शोएब अभी कुछ दिन पहले जो है वो मैंने किसी को कहते हुए सुना कि खातून ही थी वो, शी इज़ वेरी प्रोग्रेसिव, अच्छा उनका करियर है, जॉब करते हैं, जो मुझे मर्द किचन में जहर लगते हैं, वो मर्द ही नहीं चाहिए जो किचन में जाता अच्छा हो। वो उसकी शायद वजह ये भी है सबीन के कुछ जगहों पे ये होता है कि मर्द क्योंकि देखें वो ट्रेन नहीं है किचन में काम करने से मुतालिक, जब वो किचन में जाएगा वो तबाही में जाएगा, तो खवातीन कहती तू बाहर रह। फॉर एग्जाम्पल तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा इस तरह गर्मी में वो काम करते, मैंने कहा यू नीड माई हेल्प, उन्होंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा क्या आप किचन से बाहर जाएंगे, मतलब दिस इज द हेल्प आई वांट, कि किचन में नहीं मुझे नजर आने चाहिए कि आप काम खराब करेंगे। वो जो बात आपने की वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये मेरी राय है सबीन इसमें कि अगर आपने अपने घर में मर्दों को काम करते देखा होगा तो आप काम करेंगे, कोई मसला नहीं है। और जो बात आपने की करना चाहते हैं और वो डरते हैं, नो यू आर मैच्योर इनफ, अगर आप डरते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि आपने सपोर्ट करना है, हेल्प करनी है, तो ये मैटर नहीं करता कि वो बड़े क्या कहेंगे, क्योंकि आप अपने जवाबदेह हैं, आपने उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है कि नो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट इन हाउस हेल्प, डजंट मैटर कि वो घर के बड़े क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे या सोसाइटी क्या कहेगी, आपके ऊपर आती है। वो जी मैं कर लूंगा तो कोई ये ना कह दे, नो डजंट मैटर। तो इस सोच से तो हमें सबसे पहले बाहर निकलना है समहाउ, किसी ना किसी तरह से, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा फरीन, जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, क्या मौसमियाती तब्दीली ने उन पर ज्यादा असर डाला होता है? चूंकि वंस यूर प्रेग्नेंट तो ज़ाहिर आपकी बॉडी में चेंजेस आए हुए हैं, आपकी इम्यूनिटी भी डिफरेंट तरीके से है, उस वक्त वो राइज ऑफ टेम्परेचर या उस वक्त की कोई मौसमियाती तब्दीली या कोई डिजास्टर ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है उनके ऊपर? बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए एक टर्म है, अब अगर आपने सुना तो इको एंजाइटी। इको एंजाइटी, ओके। बेसिकली इको एंजाइटी जो होती है वो उसमें होता है फ्यूचर की आपको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, और प्रेगनेंसी में आप पहले ही आप डरे हुए होते हो कि क्या होगा आगे। जाहिर है कि बहुत बड़ा काम होता है, ये लोगों को लगता है कि ये बस जी ऐसी छोटा सा काम है, ऐसा नहीं है। फीमेल्स वाली बहुत अंदर से खौफ ज़्यादा होती हैं, और प्लस अगर एक्सट्रीम वेदर्स हो तो वो एंजाइटी इको एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन एक टर्मिनोलॉजी है कि मुस्तकबिल की बहुत ज़्यादा फिक्र वो एंजाइटी के अंदर होती है, वो एंजाइटी उनकी अब इंक्रीज हो गई है, इसमें उनके जो बिहेवियर्स आ रहे होते हैं, नॉर्मली भी एग्रेशन उस वक्त आ रहा होता है, लेकिन वो डबल हो गया है। और फिर गर्मी उनके लिए बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर जून जुलाई का मंथ है तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, इवन फैन भी उनके लिए काफी नहीं होता। इतनी ज्यादा आपको जो गर्मी फील हो रही होती है, बढ़ जाती है, और हाँ, बॉडी चेंजेस है ना। हाँ बिल्कुल, जो हीट वेव्स की वजह से आप मतलब चीजें डबल हो गई हैं ये आप पे, और उसका फिर असर जो है बेबी पर भी होता है। जितनी मदर हैप्पी होगी, जितनी जो है वो मतलब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होगी, उतना ही इसका अच्छा इम्पैक्ट बेबी पे होगा। वेरी ट्रू। अच्छा, और ऐसे में जब आपको नज़र भी आ रहा है कि ख़वातीन ज़्यादा मुतासर हो रही हैं, बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, एंड दिस इज़ अ रियलिटी दैट क्लाइमेट चेंज और उसके जो इम्पैक्ट हैं, जो इक़दामात की हम बात करते हैं वो किस तरीके से हम ले रहे हैं? इक़दामात बहुत छोटे पैमाने पर है, ठीक है, कोशिश गवर्नमेंट की जाने से बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट ये कलेक्टिव एफर्ट्स की मैं दोबारा ये बात कहूँगी, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस वक्त जो कि सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, जिसमें जो हमने सोलर टेक्नीशियन खातून को देखा, उनको ट्रेनिंग दी गई। मैंने खुद उनकी स्टोरी कवर की। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जाके ट्रेनिंग देती है, बट उन खवातीन ने जो ट्रेनिंग ली वो घर बैठ गई वापस, उन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ वो एक थी
जिन्होंने निकली और काम किया। तो Okay. ये भी तो चैलेंजेस है ना। हाँ। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि सरगोदा के अंदर भी जो है इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। So, ट्रेनिंग सिर्फ दे देना काफी नहीं है, उसके बाद उन खवातीन को वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना भी बहुत और बड़ी जिम्मेदारी खवातीन हम सब की है। अपनी भी जिम्मेदारी है कि उन्होंने भी काम करना है आगे। लेकिन वही बात है कि टैबोस अभी भी बहुत ज्यादा है ना, जैसे अभी आप लोग किचन की बात कर रहे थे, इसी तरह जो है वो And we're glad कि we are breaking taboos actually, और बहुत जगहों पे ब्रेक किया जा रहा है। ज़ाहिर है भले वो कुछ जगह पे स्लो है, कुछ जगह पे फास्ट पेस है, बट वो हो रहा है एंड वी आर सो ग्लैड कि वो हो रहा है। जल्दी होना चाहिए। हमें उन तमाम नेगेटिव सोच से निकल के एक प्रोग्रेसिव माशरे के तौर पे आगे बढ़ना है। फरीन थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी, इस मौजू पे हमसे गुफ्तगू कर रही थी। और हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि एज अ मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी हम सब की ये जिम्मेदारी है, जितने मर्द हज़रात इस वक्त हमें सुन रहे हैं, कि हम वो सपोर्ट सिस्टम, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें ख़वातीन को कि वो बिल्कुल अपने जो सोच है, उनकी जो विज़न है, उसको लेकर चलें, आगे बढ़ें अपनी प्रोग्रेसिव सोच के साथ। उसमें आपने सपोर्ट करना है उनको, कोई एहसान जताने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ओ हो मैंने तो बड़ी सपोर्ट की। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज़ राइजिंग पाकिस्तान। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे। मुझे पता था। क्या करूं, इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। हेलो। कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set.
मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। मैं हूँ जिन, ऐनक वाला जिन, हर मुश्किल का हल हूँ मैं, सबका असली पल हूँ मैं हूँ जिन, ऐनक वाला जिन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। चंद रोज से खबर बहुत ज्यादा वायरल है और एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, हम देख रहे हैं बाकी जगहों पर भी उस पर बात हो रही है, एंड दैट इज कि वर्क प्लेस हरासमेंट में मर्दों ने भी शिकायत दर्ज कराई हैं। हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। जो लास्ट 1 ईयर के स्टैट्स आज हम आपसे वो शेयर करेंगे। जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 1290 शिकायत में से 521 शिकायत मर्दों ने की हैं। वर्क प्लेस हरासमेंट, जिससे मुताबिक नॉर्मली राय ये थी कि खवातीन उस पर शिकायत दर्ज करा रही होती हैं, लेकिन अब उसमें जो लिस्ट आई उसमें मालूम हुआ कि 521 मर्दों ने, तकरीबन 40% शिकायत मर्दों पर मुश्तमिल हैं। अब किस किस्म की शिकायत है आज हम इस पर बात भी करेंगे, और क्या ये इस वजह से है कि आगाही है, इस पर हमें ज़्यादा डिटेल से बात भी करनी है। बिल्कुल ऐसे। और ओवरऑल अगर हम हरासमेंट केसेस की बात करें तो ऐसे में वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासत ने 1104 जो हरासमेंट की शिकायत हैं उनको निपटाया है। एट द सेम टाइम एक साल में 769 जो खवातीन हैं उन्होंने भी हरासमेंट के खिलाफ फोस्पा से रुजू किया है। सो किस तरह से फोस्पा ओवरऑल हेल्प आउट कर रहा है लोगों को, मर्द और खवातीन? वैसे बहुत सारे सवाल आई एम श्योर आपके जहन में भी होंगे, बीइंग अ फीमेल मेरे जहन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगता था कि आप कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकते तो फोस्पा इज अ प्लेटफॉर्म। और शायद रूल्स जो हैं और लॉज जो हैं वो माइंड में हमारे यही आता है कि वो शायद सिर्फ खवातीन के लिए हरासमेंट की जब हम बात कर रहे होते तो नहीं, लॉज मौजूद हैं और मर्दों के लिए भी उसी तरह से लॉज मौजूद हैं। सो आज इसी हवाले से हम बात एब्सोल्युटली में ज्वाइन किया है रहमान शहजाद साहब, मैं रजिस्ट्रार हैं फोस्पा। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये जो शिकायत दर्ज हुई हैं जिसमें 40% मर्द हैं, ये किस किस्म की शिकायत है? बिकॉज इट्स वर्क प्लेस हरासमेंट, नौयत क्या है शिकायत की? ये है कि वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट जो है 2010 एक्ट, उसमें 2022 में अमेंडमेंट हुई जिसमें मर्दों और ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है। ठीक है। और उनकी जुरिस्डिक्शन को वास्ट किया गया। इसमें मर्दों की जो शिकायत है 2022 से आनी शुरू हुई है, लेकिन इस साल 2025 में उसमें इजाफा पाया गया। वो हरासमेंट की शिकायत मोस्टली वर्क प्लेस बुलिंग, वर्क प्लेस पे हरासा करना, बुलिंग, उसके बाद हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की एप्लीकेशंस आ रही हैं, और उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन बहुत किया जाता है। मर्दों ने उसकी बारहा शिकायत की। इस साल में मोस्टली जो पैटर्निटी लीव है कि रिजेक्ट कर देना, जो कि कानून अभी आया है कि मर्दों को भी 30 दिन की लीव, उनकी बच्चों की पैटर्निटी लीव जो है वो दी जाएगी, वो रिजेक्ट कर देना, और अगर किसी ने वो छुट्टी कर लिया तो उसके खिलाफ एक्शन लेना। तो इस तरह की भी बहुत सारी शिकायत। ज़हनी तौर पे भी तो हरास किया जा रहा होता है। ज़हनी तौर पे असल में साइकोलॉजिकल अगर हरासमेंट या इसको हरासमेंट जो है ये भी किया जाता है। अच्छा, जरा सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, मैं ज़रूर चाहूँगी मर्दों के हवाले से भी हमें ये ज़रूर बताएं हरासमेंट की क्या क्या फॉर्म्स हैं जो कि हमारे कानून में मौजूद है जो मर्द रिपोर्ट कर सकते हैं। हरासमेंट की इकसाम में एक तो पहले 2010 के एक्ट में तो इसमें सेक्सुअल हरासमेंट था, लेकिन 2022 में इसमें अमेंडमेंट कर दी गई और इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सिंफी इम्तियाज। ठीक है। कि हम ऑफिस में 3 लोग हैं और एक के साथ अच्छा सलूक है और बाकियों को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, उनके साथ सलूक उनका बुरा है, सिंफी इम्तियाज हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, ये भी अब शामिल कर लिया गया है। जी, साइबर स्टॉकिंग के किसी को बार बार और मैसेजेस करना, अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस, किसी को रिक्वेस्ट बार बार करना, अगर उसने मना भी किया है कि मुझे आप मैसेज ना करें या उसका कोई जवाब नहीं दे रहा तो आप उसको बार बार मैसेज कर रहे हैं। अभी इसी के बारे में अभी रिसेंट, सॉरी मैं आपको एक मिसाल इसलिए दूंगा कि अभी रिसेंट एक कंप्लेंट थी कि वो सुई गैस के ऑफिस में फीमेल गई हैं और उन्होंने कहा जी मैंने अपना नंबर लिख के अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई है और अगले दिन मुझे मैसेज आ गया कि मैडम मैं आपका काम करवा देता हूँ तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर लें। उन्होंने कहा शायद वो ऑफिस वालों ने फ़ोन किया होगा और फिर वो ओवर टाइम में यानी कि ऑफिस के बाद भी वो फ़ोन करते रहे हैं। तो जब वो मैडम ने शटअप कॉल दी कि अगर आपने मेरा काम करना है ठीक है वो, लेकिन ऑफिस आवर्स में मुझे मैसेज करें,
तो लास्ट 9 बजे उन्होंने मैसेज किया है कि अगर आपने बात ना मानी तो फिर बिल ज्यादा भी आ सकता है। ओह, वो साहब वैसे सुई गैस में ही थे जी, पकड़े गए, अभी उनको नोटिस किया है। ओके तो इस तरह की कंप्लेंट बाहर, और ये है कि अगर ऑफिस में मेल्स की जो शिकायत ज्यादा इस दफा आई है, मेल्स की अपील्स के डिपार्टमेंट में अगर कोई कंप्लेंट होती है तो उसके अगेंस्ट अपील में मेल हमारे पास इसलिए आ रहे हैं कि अदारा हमारी बात सुनता ही नहीं है। अदारे ने फीमेल की कंप्लेंट ली, उस पर एक्शन ले लिया, हमें सुना नहीं, तो उसके अगेंस्ट अपील में मोस्टली मेल हमारे पास आ रहे हैं। पैटर्निटी लीव के लिए, बट इस दफा तो पैटर्निटी लीव आप अंदाजा लगाएं कि अगर 40% कंप्लेंट्स हैं मर्दों की, उसमें से 20% पैटर्निटी लीव की रिजेक्शन पे है। ओके, यानी 40% मर्द जिन्होंने शिकायत किया उसमें से 20% ऐसे हैं जिन्होंने पैटर्निटी लीव की वजह से शिकायत की है। देखिए बहुत से लोगों को यानी अवाम को नहीं पता कि स्पेसिफिकली मर्दों से मुतालिक जी कानून भी मौजूद है जो कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है उनको अबाउट दिस हैरासमेंट। सो क्या वाकई वो कानून जिससे आपने खुद का अमेंडमेंट की वजह से हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है? थोड़ा सा सबीन ने भी कहा ना किस तरह से हरासमेंट और किस तरह की फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा बात करते हैं माजी में तो हमने तो ये तक कहा जी अगर कोई बार बार अनवांटेड मैसेज भी भेजा, गुड मॉर्निंग के मैसेज भी बार बार जा रहे हैं, दैट्स हरासमेंट। क्या मर्दों के केस में ऐसा भी होता है कि फीमेल की तरफ से ऐसा कोई मैसेज, ऐसी कोई बात, फीमेल कोलीग या बॉस या कोई भी ऐसा कोवर्कर जिसकी तरफ से ऐसा कोई रवैया जिसमें मर्दों ने शिकायत की कि मैं हरासमेंट फील किया मैंने? जी ऐसा ही है। अभी एक निजी यूनिवर्सिटी से हमारे पास कंप्लेंट आई है जिसमें मेल ने ये किया कि मेरे पास ACRs आई थी किसी की, वो फीमेल ने मुझे मैसेज करने शुरू कर दिए और मैंने जब उनको मना किया कि मैडम आप मुझे मैसेज ना करें, तो वो ऑफिस आ गई और उन्होंने शाउटिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने ऑफिस का डोर ओपन किया और अपने पीएन को कहा कि आप अंदर खड़े हो जब तक ये खड़ी होती हैं। वो शोर करना शुरू कर दिया। जब शोर ज्यादा किया तो वो कह रहे मैं निकल के साथ वाले कमरे में चला गया। और ये भी हरासमेंट कि वो अब लोग घबराते हैं। मेल्स कहते हैं कि अगर हमने किसी को कोई काम का लोड, वर्कलोड, आप कह रहे हैं ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, मेल और फीमेल बराबर हैं, तो फिर उनको वर्कलोड भी उसी तरह ही दिया जाएगा। उनकी ACR परफॉर्मेंस उसी तरह वैल्यूएट होंगी ना जैसे मर्दों की जा रही है। तो वो कह रहे कि मेरे पास वो वैल्यूएशन पे ये सारा कुछ मेरे साथ किया जा रहा है। उन्होंने हरासमेंट कंप्लेंट फाइल किया मर्द। ओके, एंड दिस ऑल इज हैपनिंग इन अ सोसाइटी जिसको हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये कहा जाता कि ये मेल डोमिनेट सोसाइटी है, ऐसा नहीं है। अब तो बराबर हकूक है। अब तो फीमेल्स और मेल्स के लिए अब आप कंप्लेंट से अंदाजा लगा ले कि 40% कंप्लेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड कि जिस तरह आपने बताया कि इतने परसेंटेज है जो कि मर्द भी वहाँ पे ऑब्वियसली उसका शिकार हो रहे हैं, और अवेयरनेस के तौर पे ये प्रोग्राम इस वक्त हम सेगमेंट करें कि किस तरह से वो कर सकते हैं आके कंप्लेन, और किस तरह से कानून उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बट जहाँ पर इक्वालिटी की बात होती है ना, तो आई थिंक ये बहुत इसमें एक फाइन लाइन भी है और ये बड़ी टेक्निकल सी चीज़ें को समझने की ज़रूरत है कि जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे होते हैं ना, तो ख़वातीन वो फिर मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी इक्वालिटी होती है कि जब आप एक जैसा काम देते हैं ना, तो उस इक्वल प्लेटफॉर्म पे उस इक्वल तरीके से ट्रीट करना है खातून को भी, वो भी बहुत ज़रूरी है। सो इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं ओवरऑल। ये एक आई थिंक एक डिफरेंट किस्म का टॉपिक भी है जिसको हम अलग से बात करेंगे। लेट्स हैव योर ओपिनियन। आपने जो कहा ना कि इट्स नो मोर अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, कैसे कहते हैं आप ये? मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं इस फोरम पे तकरीबन 10 साल हो गए मैं एज अ रजिस्ट्रार का। ठीक है। मैंने 10 साल में ये चीज़ें देखी हैं कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी अब नहीं रही, ऐसा नहीं है, सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब मैंने ऑफिसेज में देखा है बाकायदा फीमेल्स के लिए भी कोटा होता है, ठीक है, फीमेल्स को भी वही काम दिया जा रहा है। अब मेरे पास मोस्टली कंप्लेंट में फीमेल्स के साथ मेल्स जब आते हैं तो वो यही शिकायत कर रहे होते हैं कि वो फीमेल को ज़्यादा फेवर दी जाती है और हमें इग्नोर किया जा रहा है। ओके, तो क्योंकि ये चीजें हम बातों में है ना, असल में हम बातें कर रहे हैं, अभी हमें फील्ड का आइडिया नहीं है, हम कंप्लेंट इंटरटेन कर रहे हैं। मैं कंप्लेंट्स की हद तक आपको बात करता करूँ क्योंकि मेरा फील्ड का काम है, मैं लोगों से डेली इंटरेक्शन रहती है, लोगों से बातें सुनता हूँ, ऑनलाइन कंप्लेंट देखते हैं, तो उससे अंदाजा होता है। शायद ये वजह भी है कि देखें ये जो कंप्लेंट्स आते हैं ज़रा मोस्टली शहरी इलाकों से ज़ाहिर आ रही होती हैं, या बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वर्क प्लेस। अब हमारा तो जो पॉपुलेशन का ज़्यादा हिस्सा ज़्यादा देही इलाकों में मौजूद है। अच्छा, ऐसे में चूँकि हम आज रोल ऑफ फॉस्पा की बात भी कर रहे हैं,
इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस कि अब सबको पता है हमारे क्या हकूक़ हैं, हम किस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, कैसे शिकायत करेंगे, कैसे उसका अजाला होगा। ये जो हमने भी स्टैट्स शेयर किए जिसमें सबीन आपने जिस तरह बताया कि 1104 शिकायत निपटा दी, निपटा देने से क्या मुराद है? उसमें कितनी शिकायत फॉल्स थी, उसमें कितनी शिकायत पे फिर उसके बाद एक्शन हुआ, कोई सज़ा हुई? थोड़ा इस पर डिटेल से बात कीजिए। इसमें जो अभी 1300 समथिंग जो कंप्लेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हुई हैं एक साल में, मैं उसकी हद तक बात करता हूँ। ये कि 1260 का जो कंप्लेंट्स आई उनको निपटाने का मतलब ये है कि कुछ कंप्लेंट में तो अगर कंप्लेंट साबित हो जाती है तो वो पेनल्टी इम्पोज होगी। ओके। उसमें से 30% कंप्लेंट ऐसी थी कि फीमेल ने ये कहा जी कि मेरा ग्रीवियंस रिजॉल्व हो गया, मैं अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करती हूँ। कंप्लेंट फाइल करने पे ही उसका ग्रीवियंस रिजॉल्व हो जाता है। ओके। किसी फीमेल ने कहा जी मेरी सैलरी रोक के रखी हुई है, किसी ने कहा जी मेरा ज्वाइनिंग लेटर, मुझे मेरी वैल्यूएशन रोकी, जैसे उसने कंप्लेंट फाइल की उसका ग्रीवियंस वहां से रिजॉल्व हुआ, उसने कंप्लेंट विड्रॉ करी। ओके। इसमें पेनल्टी का लेवल जो हमारा वो तकरीबन कंप्लेंट जो साबित होती है, हाँ ये एक बात चलती है कि जी यहाँ फेक कंप्लेंट तो नहीं आती। ये मेरा सवाल भी है, इस सारे में फेक परसेंटेज कितनी है? मेरे ख्याल फेक परसेंटेज को नहीं होगी। नहीं, अच्छा असल नहीं, में ओके। सबसे बड़ा इशू ये है कि फीमेल जब कंप्लेंट करती है, मोस्टली जब वो कंप्लेंट करती है उसके पास एविडेंस नहीं आती, क्योंकि एक जगह से उसको एविडेंस कलेक्ट करके लाना, वो हरेसमेंट की बात किसी से उस वक्त शेयर नहीं कर पाती। पहले वो घर से डर रही होती है कि मैं किसी से बात करूंगी तो पता नहीं घर वाले कहेंगे, क्योंकि चुप करके घर बैठ जाएं। अभी रिसेंटली कंप्लेंट हमारे पास एक आई थी, एक स्टूडेंट के वालिद ने फाइल की। अच्छा। हमने जब स्टूडेंट को नोटिस किया तो उसके वालिद ने कहा नहीं जी उसने नहीं आना सामने। अच्छा मे बी इसमें भी बताइएगा कि किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा होता है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन इस वजह से भी अपनी कंप्लेन वापस लेती हैं या बात नहीं करती हैं, सामने नहीं आ रही होती, क्योंकि डराया धमकाया जा रहा होता है। ज़्यादातर ये होता है हमने कि रिपोर्ट कर दिया, कंप्लेन दर्ज करा दी, लेकिन जो कल्प्रिट है उसकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस या डराना धमकाना शुरू हो जाते हैं। तो फिर औरत ये कहती है कि अच्छा मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेरी सेफ्टी के लिए मैं खामोश हो जाऊँ। ऐसे में कानून क्या कहता है? फोस्पा किस तरह से सेफ्टी प्रोवाइड फोस्पा में करता जो है? कंप्लेंट करने वाले को प्रोटेक्शन ये है कि अगर वो फीमेल कंप्लेंट फाइल करती है तो उसको ये खौफ होता है कि कल को ये मैं अगर कंप्लेंट की है तो मेरे खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। वो एक्शंस के लिए रिटेलिएशन का प्रॉपर उसमें मैकेनिज्म कि अगर रिटेलिएशन होती है उसके अगेंस्ट तो उसके अगेंस्ट रिटेलिएशन और हर एडवर्स एक्शन ड्यूरिंग द कंप्लेंट वो सारा वापस सेट असाइड होता है। अभी रिसेंटली कंप्लेंट फाइल की, उसने कहा जी मेरे विटनेस की ट्रांसफर कर दिया उन्होंने, कि जी ये विटनेस था उसको पेशावर भेज दिया उन्होंने, और वहां जाके उसको छुट्टी नहीं दी जा रही कि वो यहाँ एविडेंस देने ना आ सके। उसने कंप्लेंट में ये चीज हमें हाईलाइट की और हमने वो चेक किया कि वाकई उसका विटनेस था, तो हमने एज अ कोर्ट विटनेस उसको नोटिस करके बुलवाया। अच्छा। तो ये चीजें नोट की जाती हैं और उसने कहा जी ये मेरी ट्रांसफर ड्यूरिंग दी कंप्लेंट की गई है, इसलिए कि मैं इसकी एविडेंस देने आना। और आपके जो तमाम फैसले होते हैं जब भी आप किसी केस को देखते हुए निपटाते हैं उसको, तो सारे इम्प्लीमेंटेशन के फेज में जाते हैं जी। ओके। जो फैसला हो जाता है जिसमें कोई पेनल्टी इंपोज होती है, रिसेंटली ये पेनल्टी इंपोज की, रिसेंट में कल की बात कर रहा हूं। ओके। तो वो मैंने फॉरेन अफेयर के ऑफिस में लेटर लिखा है, तो उन्होंने फौरन उसका रिप्लाई किया और अदारे जवाब देते हैं बाकायदा, फौरन उस पर एक्शन लेते हैं। हाँ अगर कोई अपील फाइल हो जाए तो थोड़ा सा वेट कर लिया जाता है, वरना अदारे विद इन 15 डेज हमें इम्प्लीमेंट करवाते हैं करवाते हैं। कभी ऐसा होता है, स्पेशली मैं प्राइवेट इदारों के पर्सपेक्टिव से सवाल करूं, जब आपने ऐसा कोई केस देखा हो जिसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की और आगे से कोई रिस्पांस नहीं है, तो व्हाट डू यू डू देन? अगर रिस्पांस नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट ये पुलिस को लेटर लिखते हैं, वारंट इशू करते हैं। प्राइवेट अदारों में ये इशू आता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो रिस्पांस नहीं करते, लेकिन उसके अगेंस्ट भी मैकेनिज्म प्रॉपर कानून क्या ज्यादा मसला प्राइवेट इदारों से कंप्लेन आने का? देखें सरकारी इदारों में तो चीजें बड़ी क्लियर होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्राइवेट में मसला है कि खातून या मर्द कोई भी वो ये डर रखता है कि अच्छा अगर मैंने कंप्लेन कर दी तो मुझे किसी और वजह से निकाल दिया जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी, प्रमोशन रीजन कोई और बना दी जाएगी, रीजन कोई और बना दी जाएगी, सो कंप्लेन ही नहीं कर रहे होते। क्या ये वजह होती है? जी ऐसा ही है। वो बड़ा प्राइवेट अदारों में यही एक खौफ होता है क्योंकि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। वो इशू ये है कि वो कोई भी कंप्लेंट करने से पहले आके मशवरा करते हैं, फिर वो यही मशवरा को उसको कहते हैं कि सर देखें कि अगर ये मुझे टर्मिनेट कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में कानून क्या कहता है? क्योंकि देखिए अगर इस चीज़ पे बाउंड कर दिया जाए उस इदारे को भी कि किसी भी बेसिस पे नहीं निकाला जा सकता इस सर्टेन ड्यूरेशन के तौर पे, क्या इस हवाले से भी कानून इस हवाले से आप कैसे किसी इदारे को बाउंड कर सकते हैं? वो तो उसका परफॉर्मेंस का इशू बना देंगे। फिर क्या फ़ायदा हुआ?
आई मीन जस्ट अ क्वेश्चन जो हमारे अच्छा, मुझे हमारे लगता है माइंड में कि नहीं इसमें आता। जो सबीन के भी सवाल है, फॉर एग्जांपल देखें अगर किसी ने प्राइवेट इदारे में काम किया और एक कॉन्ट्रैक्ट पे है उसका, जी मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सारे क्लॉज क्लियर हैं उसमें, अगर परफॉर्मेंस का इशू नहीं है और वो अप्रूव कर देते हैं कि देखें आप जो मुझे काम दे रहे हैं, जो टास्क दे रहे हैं, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, मैं वो पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे नहीं छेड़ सकते, फिर भी इदारा तंग करता है, तो फिर क्या फोस्पा उसको रोल प्ले करता है? फिर उस पर फोस्पा ये है कि जो उसका टर्न्योवर है उसको कंप्लीट करवाता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन फिर ये होता है कि जैसे वो कंप्लीट होता है वो कहते हैं जी अब आप में इसकी जरूरत वो देखें वो तो इदारे की अपनी वो तो मर्जी है ना कि कंटिन्यू लेकिन करें एटलीस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए। नहीं, वो ऐसा ही है, फिर वो बाकायदा फोस्पा उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, क्या ज्यादा शिकायत आई हैं वो सरकारी इदारों के लोगों की हैं? जी ऐसा ही। मैक्सिमम इसमें से तकरीबन आप लगा लें 60% शिकायत सरकारी इदारों से हैं। ओके, अगर 10% ये निजी इदारों से हैं, बैंक्स आ गए, और तकरीबन 8% यूनिवर्सिटीज से भी हमारे पास कंप्लेंट आ रही है। क्या फोस्पा के डोमेन में पाकिस्तान में हर इदारा आता है जहाँ पे भी जो वर्क प्लेस की बात करें, एनी वर्क प्लेस, वहाँ पे कोई भी शिकायत आपको कर सकता है, और कर सकते हैं तो मैकेनिज्म क्या होता है? वफाकी मौसम में ये है कि शिकायत दर्ज वफाकी अदारों के लोग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशल मतलब जिसका एक सूबे से दूसरे सूबे में भी ऑफिस है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी जिसका इस्लामाबाद ऑफिस है और कराची भी ऑफिस है, बैंक्स हो गए, और ऐसी कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, और प्रोविंशियल जो रजिस्टर्ड अदारे हैं ना वो नहीं आते फोस्पा के डोमेन में। वो कहाँ वो प्रोविंशियल ओम्बड्समैन के पास जाएंगे, लेकिन बाद देयर इज अ प्लेटफॉर्म, राइट? अच्छा, जी ऐसा ही है। फोस्पा में किस तरह से शिकायत दर्ज कर सकते हैं? फोस्पा में तरीकाकार ये है कि आप इन पर्सन आकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट भी है, पोर्टल हमारा मौजूद है कंप्लेंट का, आप ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऑनलाइन अगर कोई कंप्लेंट दर्ज कराता है, अक्सर ऑनलाइन इसलिए नहीं करवा रहे होते क्योंकि शायद हमें माइंडसेट है हमारा कि हम सिस्टम पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे होते कि पता नहीं कंप्लेंट जाएगी, रिस्पांस कब आएगा, तो कितने टाइम में आप लोग रिस्पांस करते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है? हमारी चेयरपर्सन ने विद इन 3 डेज, क्योंकि हर ईमेल की एक्सेस उनके पास भी है, ठीक है, वो विद इन 3 डेज रिस्पांस करना कंप्लेंट पे, चाहे वो हैरेसमेंट के एम्बिट में आती है या मिसलिनियस कंप्लेंट है, विद इन 3 डेज उस पर रिस्पांस। जबरदस्त। आई थिंक ये एक चीज है जो ये बातें अगर पता चले ना तो एक वो गैप जो है ना मुझे लगता है वो फिल हो जाता है। क्योंकि कुछ दिन पहले अभी एक फीमेल कह रही थी कि मैंने ये इतने अदारों को सीसी किया लेकिन आपका टेलीफोन आ गया। मैं कहा जी मुझे तो क्योंकि इसमें डिटेल नहीं थी, एड्रेस नहीं था, तो इसलिए मैं कॉल करनी पड़ी आपको। ओके, अच्छा, ऐसे में क्या ऐसा भी होता है कि जब किसी ने कंप्लेन की है और मालूम ये हो कि चूँकि उसमें डिजिटल हरासमेंट भी शामिल है, सो वो फिर केस आप रेफ़र कर देते हो NCCI को? बिकॉज हम अक्सर ये देखते हैं कि डिजिटल फ्रॉड या डिजिटल हरासमेंट या ऐसी कोई चीज़ स्पेस में हुई है तो फिर आप NCCI को भेजते? नहीं, NCCI को नहीं भेजते। ये अगर कोई डिजिटल हरासमेंट मींस किसी की पिक्चर्स, किसी की वीडियोस वायरल की, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये फोरेंसिक जरूर करवाते हैं। ठीक है, लेकिन आप डील करते हैं? डील हम नहीं करते हैं। अगर ये चीज साबित हो जाती है, अभी रिसेंट एक कंप्लेंट में हमने नेशनल फोरेंसिक लेबोरेटरी को ये भेजा हुआ है कि ये सिर्फ चेक करें कि ये जो नंबर्स हैं ये किस किस के हैं, और ये जो वीडियोस आई हैं ये डायरेक्ट इसी नंबर से आई हैं, वो हमें फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं। उनके जो उसको एग्जामिन करते हैं और हमें से रिपोर्ट जमा करवाते हैं, और इंटरटेन हम खुद ही करते हैं। ओके, इस सब में एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि जब भी ऐसा कोई वाकया हो रहा हो या ऐसा कोई माहौल बन रहा हो, ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से भी और मर्दों के पर्सपेक्टिव से भी, एविडेंस कलेक्शन किस तरह से की जाए और कितना ज़रूरी है? क्या क्या ऐसे एविडेंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इसमें? देखिए, जब ये हरासमेंट की जाती है या हरासा किसी को किया जाता है, वो जर्नल तो पब्लिक में तो कभी भी नहीं ऐसा करते, इवेंट नहीं बिल्कुल। होता। लेकिन ये है कि अगर मेरे साथ फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इवेंट होता है तो मेरा सबसे काम है मैं अपने कुलीग को बताऊं, अपने किसी फैमिली मेंबर, किसी दोस्त को बताऊं कि मेरे साथ ये हो रहा है। अगर कोई ऐसा मैसेज है, मोस्टली लोग कहते हैं जी मैसेज डिलीट हो गया, अगर कोई रिकॉर्ड है उनके पास उसको सेव करके रखें। ओके, लोग डरते हैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, किसी दोस्त को नहीं बताते, खौफजदा रहते हैं, अपने कुलीग को नहीं बताते। तो लिहाजा ये चीज़ें आपको सबसे पहले सबको बताना चाहिए। कोई एक विटनेस होना चाहिए जिसको पता हो कि हाँ आज वाकई ऐसा कोई इवेंट हुआ है। सही। अच्छा, प्रूफ कैसे किया जाए किसी भी चीज़ को? आई मीन थोड़ा सा जो एविडेंस के पर्सपेक्टिव से आप बात करें ना, कि कोई मैसेजेस हों तो वो तो एविडेंस है, आपने प्रोवाइड कर दिया, कॉल है एविडेंस है, आपने प्रोवाइड कर दिया, बट किसी की कहीं भी बात को कैसे आप प्रूव कर सकते हैं? लेट्स सपोज हम जिस तरह जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो वर्क प्लेस हरासमेंट की बात करें कि वर्क प्लेस पे किस तरह से जेंडर इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है, वो मर्दों को के पर्सपेक्टिव से या ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से हो,
उसको कैसे प्रूफ करते हैं लोग, या कोई अगर ये चीज फेस कर रहा है तो वो कैसे एविडेंस अपने पास कलेक्ट कर सकता है जो कि आगे यूज हो सकता है, आगे उसको सबमिट करवा सके? देखिए ना, किसी ने कंप्लेंट अगर फाइल किया, अभी मैंने रिसेंट एक जजमेंट देख रहा था जिसमें चांस विटनेस, वो कहते हैं जो एविडेंस दे रहा है या जिसने कंप्लेंट फाइल किया वो देखा जाएगा कि वो वहां मौजूद भी था कि नहीं, वो सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे। मैं आज पीटीवी के ऑफिस में आया हूँ, मेरा रूटीन में यहाँ आना जाना नहीं है, मेरा आज फर्स्ट डे है, मैं कोई कंप्लेंट फाइल कर देता हूँ,